हेलो फ्रेंड्स, आज विजय क्लासेस में आप सभी कंपटीटर्स का, प्रतियोगी छात्रों का स्वागत है। ये इतिहास का पहला वीडियो हम बनाने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगा। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सब के लिए ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास का ये पहला टॉपिक है। हम लोग आज जानेंगे कि हम जो इतिहास पढ़ते हैं उस इतिहास को जानने के लिए हमें किन चीज़ों पर आधारित जो अध्ययन की सामग्री है वो मिलती है। मित्रों, इतिहास जानने का जो स्रोत है आप उसे पहले तो 3 भागों में बांट सकते हो। पहले तो ये जानना है कि इतिहास क्या है। वर्तमान को देखते हुए, भूतकाल से सबक लेते हुए सुरक्षित भविष्य का निर्माण करना ही इतिहास है। इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रागैतिहास। प्रागैतिहास जिसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं, और दूसरा है आद्य इतिहास जिसे हम प्रो हिस्ट्री कहते हैं, और तीसरे को हम लोग बोलते हैं इतिहास मतलब हिस्ट्री। मित्रों, ये जो प्रागैतिहास है, इस इतिहास की जानकारी हमें केवल और केवल उन चीज़ों से मिलती है जिसे ना तो लिपिबद्ध लिखा गया है और ना ही उसे पढ़ा गया है। इसका मतलब भाव चित्रात्मक जो भी चीज़ें प्राचीन काल की हमें शिलाओं पर, पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानों पर बना हुआ मिल गया, हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि उस समय वो वस्तु, वो जीव रहता रहा होगा। कन्फर्म नहीं है, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है ये भी कन्फर्म नहीं है, ये केवल आइडिया लगाया जाता है। आद्य इतिहास की कंडीशन ये है कि लिखा तो गया है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। आद्य इतिहास में आप सिंधु सभ्यता को ही ले लीजिए। सिंधु सभ्यता का जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं उसकी जो लिपि 250 अक्षर से लेकर के 400 अक्षर के बीच मिलती है, उस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। खैर, बीबी लाल ने एक बार ये अवश्य स्टेटमेंट दिया कि हमने इस लिपि को पढ़ लिया है, लेकिन बाद में वो उस लिपि को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने में असमर्थ हुए। इस तरह से ये जो सिंधु सभ्यता है वो आद्य इतिहास के अंतर्गत आता है, और इसके साथ साथ वैदिक संस्कृति भी आद्य इतिहास के अंतर्गत आती है। हमें आद्य इतिहास की जानकारी इस तरह से है, लिपियां तो लिखी गई लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया। इतिहास जहाँ से पूरी तरह से प्रमाणित चीज़ें मिली और उसे, उसकी लिपियों को पढ़ा भी गया, वो सब कुछ इतिहास है। और इतिहास में भी हम लोग 3 पार्ट पढ़ते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये 3 जो पार्ट हैं इतिहास के उसे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम आपको इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं अब उसको बांट करके दिखाते हैं
कि इतिहास जानने का जो स्रोत है वो किन किन माध्यमों से है। प्यारे मित्रों, इतिहास जानने का जो स्रोत है उसे भी हम कुछ भागों में बांट दे रहे हैं। पहला है अभिलेखीय साक्ष्य, दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य, और तीसरा है विदेशी यात्रियों के वृतांत। मित्रों, ये 3 टॉपिक आपको अलग अलग वीडियो में मिलेगा। चूंकि एक ही वीडियो में सब कुछ देना संभव नहीं है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे अभिलेखीय साक्ष्य। आप अभिलेखीय साक्ष्य को भी कई भागों में बांटेंगे। पहला तो है अभिलेख, दूसरा है स्तंभ लेख, और इसके बाद आपको जो देखना है वो है गुहा लेख, और फिर चौथा जो है वो है मुद्रा। आप अभिलेखीय साक्ष्यों में इस 4 टॉपिक को पढ़ेंगे। अब हम लोग शुरू हो जाते हैं अभिलेखों से। सबसे पहला तथ्य ये आता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं मित्रों? एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। अभिलेख भारत में सबसे प्राचीन जो अभिलेख मिला है वो 1400 BC का बोगज कोई अभिलेख। ये बोगज कोई अभिलेख मध्य एशिया में मिला है, और इस बोगज कोई अभिलेख में ऋग्वेद के अर्थात वैदिक काल के 4 प्रमुख देवताओं का वर्णन मिलता है। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। नासत्य को अश्विन कुमार भी कहते हैं। इन चारों देवताओं का उल्लेख वैदिक काल के इन देवताओं का उल्लेख मध्य एशिया में, ये बोगज कोई अभिलेख मिला है मध्य एशिया में, उसमें इन देवताओं का उल्लेख मिलता है। अर्थात बहुत सारा अध्ययन आर्यों के बारे में इतिहासकारों ने किया है। किसी ने कहा कि ये मध्य एशिया के हैं, किसी ने कहा यूरोप के हैं, किसी ने कहा आर्कटिक प्रदेश के हैं, किसी ने कहा जर्मनी के हैं। जिसने जो भी प्रमाणित चीज़ें पढ़ी उन्होंने अपने तथ्य रखे, लेकिन ये अभिलेखीय साक्ष्य जो सटीक मिलता है इसको झूठा आप नहीं कह सकते, क्योंकि आर्यों के ये 4 प्रमुख देवता हैं। इंद्र की सबसे अधिक चर्चा ऋग्वेद में होती है। लगभग 250 बार इंद्र के नाम आते हैं। इसका मतलब ये है कि इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इन 4 देवताओं को इस अभिलेख में मिलने का मतलब है कि वहाँ पर 2 राजाओं के बीच जो संधि हुई थी मध्य एशिया में, उसमें ये देवता साक्षी थे। अर्थात अब सबसे प्राचीन अभिलेख जो भारत का है, जिससे भारत का इतिहास की जानकारी मिलती है, वो है 1400 BC का बोगज कोई
अभिलेख ये मध्य एशिया में मिला है। इसके बाद आपको अगला जो अभिलेख है वो अब भारत में, पहले ये जान लेना है कि भारत में अभिलेख खुदवाने की परंपरा किसने शुरू की। तो भारत में अभिलेख खुदवाने की परंपरा अशोक ने की थी। अशोक दारा से प्रभावित होकर के भारत में पहली बार अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू की थी। अशोक के अभिलेखों की कंडीशन ये है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1750 ईस्वी में टीपन थैलर ने खोजा था। टीपन थैलर ने खोजा था और इसे सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। मित्रों, अशोक के अभिलेख खोजे तो गए पहले 1750 में, लेकिन उसको ही लिपि को पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। क्योंकि अशोक के अभिलेख अधिकतर ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, लेकिन मानसेरा और शाहबाजगढ़ी ये दो अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए हैं। और सर ए कुएना का जो अभिलेख है ये आर्मेइक लिपि में लिखा हुआ है, जबकि अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए, अशोक के अभिलेखों में अशोक का नाम अधिकतर देवनाम प्रियदर्शी राजा मिलता है। उसकी जो उपाधि है वो देवनाम प्रियदर्शी राजा की है, लेकिन गुर्जरा, नेत्तूर, मास्की और उदय गोलन ये चार अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये चार ऐसे अभिलेख हैं अशोक के जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी अन्य सभी अभिलेखों में अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी राजा मिलता है। अशोक ने भारत में जो अभिलेख खुदवाए उसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि अशोक ने अपने शासनादेश, अपने शिलालेखों में, अपने स्तंभ लेखों में लिखवा करके पूरे समाज को, पूरे प्रजा को अपने आदेश देने का प्रयास किया करता था। और वो स्तंभ लेख, अभिलेख और शिलालेख के माध्यम से ही हम लोग सीखते हैं। इसके अलावा अशोक के सबसे अधिक अभिलेख जो मिलते हैं वो मैसूर से मिलते हैं। लगभग 40 अभिलेख अशोक के मिले हैं। अब जो दूसरा अभिलेख है, अशोक के अतिरिक्त बहुत सारे राजाओं ने अभिलेख लिखवाया है। जैसे आप प्रयाग प्रशस्ति की चर्चा करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त के समय लिखा गया अभिलेख है। समुद्रगुप्त ने अपने शासन काल में अपनी विजयों का वर्णन इसमें किया है। इस अभिलेख को हरिसेन ने लिखा था। इसका राजकवि था हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था। इसकी विशेषता ये है कि ये चंपू शैली में लिखा हुआ है। चंपू शैली का मतलब होता है
गद्य और पद्य दोनों में। इस प्रयाग प्रशस्ति में जो चंपू शैली लिखी हुई है वो हरिसेन की अपनी एक विशेष कला है और उसने कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। वैसे ये क्वेश्चन अभी तो नहीं पूछा गया लेकिन फिर भी भविष्य में पूछा जा सकता है। इसमें प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने जो लिखाया था अभिलेख, अब इसमें देखना ये सबसे अधिक जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि प्रयाग प्रशस्ति में किनका उल्लेख है। तो प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने अशोक, समुद्रगुप्त, बीरबल और जहांगीर। बच्चे अक्सर क्वेश्चन गलत करते हैं। जब क्वेश्चन कभी ये आता है कि प्रयाग प्रशस्ति में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है, तो अक्सर क्वेश्चन में यहाँ पर अकबर दिया रहता है। चूंकि इसे अकबर के काल में ला करके इलाहाबाद में शिफ्ट किया गया था, तो लोग सोचते हैं कि अकबर तो होगा ही होगा, जबकि अकबर के स्थान पर इसमें बीरबल का उल्लेख है। प्रयाग प्रशस्ति में बीरबल का उल्लेख है, मतलब अशोक, समुद्रगुप्त, बीरबल और जहांगीर, इन 4 नामों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है। अब अन्य प्रशस्ति की बात करेंगे, अभिलेख की बात करेंगे। अगला है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख, इस हाथी गुफा अभिलेख की कंडीशन ये है कि कलिंग नरेश खारवेल ने, कलिंग नरेश खारवेल ने इस अभिलेख को खुदवाया था और कलिंग का राजा खारवेल उस समय अपनी विजयों के बारे में या अपने जो भी स्थिति थी उसको हाथी गुफा अभिलेख में इसने उल्लेख किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा है हाथी गुफा अभिलेख किसका अभिलेख है, तो कलिंग नरेश खारवेल का। अब अगला जो अभिलेख है वो है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, ये ऐहोल अभिलेख की चर्चा हम लोग करेंगे। ऐहोल अभिलेख वास्तव में पुलकेशिन द्वितीय का ये अभिलेख है। ये इसको उस समय जब ये लिखा गया था तो उस समय इसको रवि कीर्ति ने इसको लिखा था। ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन है। वास्तव में पुलकेशिन द्वितीय ने भारत में जो विजय की थी उसका उल्लेख इस रविकीर्ति ने ऐहोल अभिलेख में किया है। इसके बाद मालवा नरेश यशोवर्मन का, मालवा नरेश यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, इस अभिलेख को वत्स भट्ट ने लिखा था। इस अभिलेख में मालवा नरेश की विजयों का वर्णन है और वास्तव में इस अभिलेख के माध्यम से इस राजा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद ढेर सारे अभिलेख और हैं, अब उनकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसे ग्वालियर का अभिलेख, परमार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख। इसके बाद
विदिशा का बेस नगर अभिलेख, अब इसको जानना जरूरी है। विदिशा का बेस नगर अभिलेख, इस बेस नगर अभिलेख में ये प्रमाण मिलता है कि भागवत धर्म, ये भागवत धर्म से संबंधित अभिलेख है। इसमें हेलियोडोरस के भागवत धर्म को दीक्षित होने का प्रमाण मिलता है। ये गरुण स्तंभ है, अभिलेख है, गरुण स्तंभ अभिलेख है। आगे स्तंभ अभिलेख में हम बताएंगे कि गरुड़ स्तंभ अभिलेख किन राजाओं ने और किस धर्म के लोगों ने खुदवाए हैं। इसके अतिरिक्त भीतरगांव अभिलेख समुद्रगुप्त का, में उसके बाद आप देखेंगे मेहरौली अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय का, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजयसेन का, और आपने अयोध्या अभिलेख का नाम सुना होगा पुलकेशिन पुष्यमित्र शुंग का। ये अयोध्या अभिलेख जो है, अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र शुंग मौर्यों के अंतिम शासक की हत्या करने के बाद इस ब्राह्मण धर्म के राजा ने शुंग वंश की नींव डाली थी, और अयोध्या अभिलेख में इसे राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ के इसके प्रमाण मिलते हैं। और अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र शुंग ने लिखवाया है, खुदवाया है, और इसी ने अश्वमेध यज्ञ किया है। इसी अभिलेख में ऐसा प्रमाण मिलता है। इसके बजाय अब हम लोग देखेंगे कि स्तंभ अभिलेख। जानना ये है कि अशोक ने भारत में अभिलेखीय परंपरा तो शुरू की थी, लेकिन उसके बाद विभिन्न राजाओं ने अपने विजयों का उल्लेख इन्हीं स्तंभों पर, अभिलेखों पर उत्कीर्ण कराई थी। स्तंभ लेख, ये दूसरा टॉपिक आपका आ गया है। स्तंभ लेख, स्तंभ लेख का मतलब सीधे है, जैनियों ने भारत में द्वीप आकार के, जैनियों ने भारत में द्वीप आकार के स्तंभ लेख खुदवाए थे। जैन धर्म के जो अनुयायी थे उन लोगों ने भारत में द्वीप आकार के स्तंभ लेख खुदवाए थे। इसके बाद वैष्णव, जो वैष्णव धर्म के लोग थे, उन्होंने गरुड़ ध्वज आकार के स्तंभ लेख खुदवाए थे। इसके बाद राजपूतों ने कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ और रण स्तंभ, इस तरह के स्तंभ भी खुदवाए थे। ये सब स्तंभ राजपूतों के काल के हैं। अब इसके बाद आपको पढ़ना है गुहालेख। गुहालेख में गुफाओं के अंदर, बड़ी बड़ी गुफाओं के अंदर, जैसे अशोक ने बराबर की गुफाओं पर, बराबर की गुफाओं में लेख लिखवाए थे। और ये गुहा लेख जो है वो भी एक प्रकार का अभिलेखीय प्रमाण है। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मुद्रा लेख। आपको मुद्रा लेख के बारे में, मुद्राओं के बारे में जानना है। मुद्रा लेख, भारत में मुद्राओं का प्रचलन कब से हुआ, ये हम लोग मुद्रा में जानेंगे। मुद्रा लेख, मुद्रा के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। मुद्रा के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत में सबसे प्राचीन मुद्राओं की चर्चा हम लोग पहले करेंगे। हम
206 बीसी से लेकर के 300 ईस्वी तक का इतिहास भारत के इतिहास में अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। ये अंधकार युग के नाम से जाना जाता है और इस समयावधि में जो इतिहास को प्रमाण मिला है वो केवल और केवल मुद्राओं के माध्यम से मिलता है। मुद्राओं के माध्यम से इसके इतिहास की जानकारी होती है। हम लोग जो मुद्रा पढ़ने जा रहे हैं उस मुद्रा में प्राचीनतम जो मुद्रा है वो है पंचमार्क। पंचमार्क या आहत। पंचमार्क या आहत ये भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा है। ऋग्वेद में निष्क नामक मुद्रा का भी उल्लेख मिलता है। निष्क वास्तव में एक प्रकार का जैसे महिलाओं को पहनने का हार होता है उस तरह का हार होता था, लेकिन लेन देन में निष्क का भी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। मुख्य रूप से ऋग्वैदिक काल में लेन देन कौड़ियों के माध्यम से होता था, लेकिन सबसे प्राचीन जो मुद्रा है लेन देन के लिए वो पंचमार्क या आहत है। इसमें विभिन्न प्रकार के चिन्ह बनाए जाते थे और उन चिन्हों के माध्यम से उसकी कीमत आंकी जाती थी। इसके बाद भारत में मुद्राओं का युग शुरू होता है। भारत में मुद्राओं का जो युग शुरू होता है उसमें सबसे पहले मुद्राओं पर लेख खुदवाने का जो कार्य शुरू होता है वो इंडो ग्रीक मतलब हिंद यवन जो भारत में आए उन्होंने ही सबसे पहले मुद्राओं पर लेख लिखवाने की परंपरा भारत में शुरू की थी। ये इंडो ग्रीक ही भारत में ऐसे शासक हुए जिन्होंने भारत में सोने की मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया। सोने की मुद्राओं का प्रचलन शुरू करने वाले जो शासक थे वो इंडो ग्रीक ही थे। भारत में सबसे पहले मुद्रा सोने की इंडो ग्रीक अर्थात हिंद यवनों ने शुरू की। भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के काल में मिलती है। कुषाणों के काल की जो सोने की मुद्राएं हैं वो सबसे शुद्ध अर्थात ये कह लीजिए कि जैसे 24 कैरेट का सोना होता है तो उसमें कुछ न कुछ अन्य धातुएं मिला दी जाती हैं, इसलिए वो 24 कैरेट का तो होता नहीं है। 24 कैरेट का ना तो आभूषण होता है और ना ही सिक्के होते हैं। इस तरह से कुषाणों के काल में जो सिक्के मिले हैं वो शुद्ध रूप से सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के मिले हैं। और सबसे अधिक अगर सोने के सिक्कों का प्रचलन की बात करो तो गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण इसकी सूचना यह है कि सबसे अशुद्ध सोने की मुद्रा भी गुप्तों ने ही अपने काल में चलाए थे। इसके अलावा सोने की मुद्राएं अन्य शासकों ने भी चलाई, लेकिन मुख्य रूप से ये महत्वपूर्ण तथ्य यही है। अब भारत में सातवाहनों ने एक विशेष प्रकार की मुद्रा चलाई जिसको हम लोग कहते हैं सीसा या पोटीन की मुद्रा। सीसा या पोटीन की मुद्रा। सीसे की मुद्राएं भारत में चलाने वाले सातवाहन शासक हैं। और भारत में चांदी की मुद्रा सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाई थी, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। भारत में इन सब मुद्राओं के प्रचलन का इतिहास है और भारत में
एक महत्वपूर्ण जो मुद्रा है चमड़े की मुद्रा। चमड़े की मुद्रा मुगल काल में निजाम खां ने चलाई थी। निजाम खां ने एक दिन के लिए शासक बना था और इसने अपना नाम इतिहास में अमर किया और भारत में चमड़े की मुद्राएं इन्होंने चलाई थी। वास्तव में ये जो मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं को हम लोग इन मुद्राओं को विभिन्न प्रकार के अब राजाओं के मुख्य रूप से जो उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ या उनके अपने जो शौक थे वो भी दिखती है। अब चर्चा उनकी करेंगे जो मुद्राओं में विशेष गुण जिन राजाओं ने दिखाया है, अब उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। मित्रों, समुद्रगुप्त ने जो मुद्राएं प्रचलित की थी उसमें अपने आप को वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए, इसका मतलब ये संगीत प्रेमी था। अगर वीणा बजाते हुए इसको समुद्रगुप्त को दिखाया गया, इसका मतलब ये वास्तव में संगीतज्ञ था। और इसकी मुद्राओं में अश्वमेघ शैली की मुद्राएं इसकी मिलती हैं। अश्वमेघ शैली मतलब इस राजा ने अश्वमेघ यज्ञ किया होगा। और इसके अतिरिक्त गुप्तों के काल में कुमार गुप्त की भी अश्वमेघ शैली की मुद्राएं मिलती हैं। अश्वमेघ शैली की मुद्राएं गुप्त काल में समुद्रगुप्त की और कुमार गुप्त की मिलती है। अब आपको ये देखना है कि अन्य राजाओं की भी मुद्राएं आपको मिलेगी। सातवाहन नरेश सातकर्णी, ये सातवाहन नरेश सातकर्णी की मुद्राओं में पोत का उल्लेख है। पोत दिखाई देती है, इसका मतलब कि विदेश से व्यापार इसके काल में होता था। और इतिहास जानने का ये बहुत अच्छा प्रमाण है। सातवाहन नरेश सातकर्णी के मुद्राओं पर पोत का दिखना विदेशी व्यापार का उल्लेख है। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय की मुद्राओं में व्याघ्र प्रकार की मुद्राएं इसने बाघ के जैसे मुद्राएं इन्होंने जारी की थी, व्याघ्र प्रकार की मुद्राएं जारी की थी। इसके बाद प्रतिहार शासक राजा भोज ने की 12 मुद्राएं, 12 भगवान का ही अवतार है। 12 मतलब इसका शुद्ध जो शब्द होता है वो होता है सुअर, लेकिन प्रतिहार राजा भोज की मुद्राओं पर 12 के चित्र हैं, इसलिए राजा भोज को आदि 12 कहा जाता है। आदि 12 कहा जाता है। इसका मतलब है कि उस समय भगवान विष्णु का जो भागवत धर्म था, प्रतिहार शासक भोज के काल में वो प्रमुख रूप से विकसित था वहाँ पर। अब इन मुद्राओं को जान लेने के बाद ये जो इतिहास आपने अभिलेखीय साक्ष्य जो पढ़ा है, ये वास्तव में तथ्यात्मक है और इससे आपको परीक्षाओं में बड़ी मदद मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। जिन भी मित्रों को ये वीडियो पसंद आया हो वो मित्र सभी वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि अगला टॉपिक साहित्यिक साक्ष्य आपको मिल सके। ओके, थैंक यू आप सभी को।